विक्रम और बैताल की कहानी। पद्मावत की कहानी पार्ट 1। आर्यावर्त में वाराणसी नाम की एक नगरी है जहाँ भगवान शंकर निवास करते हैं। पुण्यात्मा लोगों के रहने के कारण वह नगरी कैलाश भूमि के समान जान पड़ती है। उसी नगरी के निकट अगाधी जल वाली गंगा नदी बहती है जो उसके कंठहार की तरह सुशोभित होती है। प्राचीन काल में उस नगरी में एक राजा राज करता था जिसका नाम था प्रताप मुकुट। प्रताप मुकुट का वज्र मुकुट नामक एक पुत्र था जो अपने पिता की ही भांति बहुत धीर वीर और गंभीर था। वह इतना सुंदर था कि कामदेव का साक्षात अवतार लगता था। राजा के एक मंत्री का बुद्धिशीर उस वज्रकुत का घनिष्ठ मित्र था। एक बार वज्र मुकुट अपने उस मित्र के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। वहां घने जंगल के बीच उसे एक रमणीक सरोवर दिखाई दिया जिसमें बहुत से कमल के सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए थे। उसी समय अपनी कुछ सखियों सहित एक राजकन्या वहां आई और सरोवर के स्नान करने लगी। राजकन्या के सुंदर रूप को देखकर वज्र मुकुट पर मोहित हो गया। राजकन्या ने भी मुकुट देख लिया और वह भी पहली ही नज़र में उसकी ओर आकृष्ट हो गई। राजकुमार वज्र मुकुट अभी उस राजकन्या के बारे में जानने के लिए सोच ही रहा था कि राजकन्या ने खेल खेल में ही उसकी ओर संकेत करके अपना नाम थाम भी बता दिया। उसने एक कमल के पत्ते को लेकर कान में लगाया, दामपत्र से देर तक दांतों को खरोचा, एक दूसरा कमल माथे पर तथा हाथ अपने हृदय पर रखा, किंतु राजकुमार ने उस समय उसके इशारों का मतलब नहीं सुना। उसके बुद्धिमान मित्र बुद्धिशीर ने उस इशारों का मतलब समझ लिया था, अतः मंद मंद मुस्कुराता हुआ अपने मित्र का हालत देखता रहा जो उस राजकन्या के प्रेम बाण से आहत होकर राजकन्या और उसकी सखियों को वापस जाते देख रहा था। राजकुमार घर लौटा तो वो बहुत उदास था। उसकी दशा जल बिन मछली की भांति हो रही थी। जब से वह शिकार से लौटा था उस राजकन्या के वियोग में उसका खाना पीना छूट गया था। राजकुमारी की याद आते ही उसका मन उसे पाने के लिए बेचैन होने लगता था। एक दिन बुद्धिशील ने राजकुमार से एकांत में इसका कारण पूछा। कारण जानकर उसने कहा कि उसका मिलन कठिन नहीं है। तब राजकुमार ने अधीर कहा, जिसका ना तो नाम पता मालूम हो और ना जिसका कुल का ही कोई पता, वह भला कैसे पाई जा सकती है? फिर तुम व्यर्थ ही मुझे भरोसा क्यों दिलाते हो? इस पर मंत्री पुत्र बुद्धिशील बोला, मित्र, उसने तुम्हें इशारों में जो कुछ बताया, क्या उन्हें तुम्हें नहीं देखा? सुनो। उसने कानों पर उत्पल रखकर बताया कि वह राजा कर्णोत्पल के राज्य में रहती है। दांतों को खुरचकर वह संकेत दिया कि वह वहाँ के दंतवैद्य की कन्या है। अपने कानों में कमल का पत्ता लगाकर उसने अपना नाम पद्मावती बताया और हृदय पर हाथ रखकर सूचित किया कि उसका हृदय तुम्हें अर्पित हो चुका है। कलिंग देश में कर्णोपत्र नाम का एक सुविख्यात राजा था। उसके दरबार में दंतवैद्य की पद्मावती नाम की एक कन्या है जो उसे प्राणों से भी अधिक है। दंतवैद्य उस पर अपनी जान छिड़कता है। मंत्री पुत्र ने आगे बताया, मित्र, ये सारी बातें मैंने लोगों के मुख से सुन रखी हैं, इसलिए मैंने उसके उन इशारों को समझ लिया जिससे उसने अपने देश आदि की सूचना दी थी। मंत्री पुत्र के ऐसा कहने पर राजकुमार को बेहद संतोष हुआ। प्रिया का पता लगाने का उपाय मिल जाने के कारण वह प्रसन्न भी था। वह अपने मित्र के साथ अगले ही दिन आखेट का बहाना करके अपनी प्रिया से मिलने चल पड़ा। आधी राह में अपने घोड़े को वायु वेग से दौड़ाकर उसने अपने सैनिकों को पीछे छोड़ दिया और केवल मंत्री पुत्र के साथ कलिंग की ओर बढ़ चला। राजा कर्णोत्पल के राज्य में पहुंचकर उसने दंतवैद्य की खोज की और उसका घर देख लिया। तब राजकुमार और मंत्रीपुत्र ने उसके घर के पास ही निवास करने के लिए एक वृद्ध स्त्री के मकान में प्रवेश किया। मंत्रीपुत्र ने घोड़ों को दाना पानी देकर उन्हें छिपाकर बांध दिया। फिर राजकुमार के सामने ही उसने वृद्ध से कहा, हे माता, क्या आप संग्रामवर्धन नाम के किसी दंतवैद्य को जानती हैं? यह सुनकर उस वृद्ध स्त्री ने आश्चर्यपूर्वक कहा, हाँ, मैं जानती हूँ। मैं उसकी धाई हूँ, लेकिन अधिक उम्र हो जाने के कारण अब उन्होंने मुझे अपनी बेटी पद्मावती की सेवा में लगा दिया है, किंतु वस्त्रों से हीन होने के कारण मैं सदा उसके पास नहीं जाती। मेरा बेटा नालायक और जुआरी है, मेरे वस्त्र देखते ही वह उन्हें उठा ले जाता है। बुढ़िया के ऐसा कहने पर प्रसन्न होकर मंत्री पुत्र ने अपने उत्तरीय आदि वस्त्र उसे देकर संतुष्ट किया। फिर वह बोला, तुम हमारी माता के समान हो, पुत्र समझकर हमारा एक कार्य गुप्त रूप से कर दो तो हम आपके बहुत आभारी होंगे। तुम इस दत्तवैद्य की कन्या पद्मावती से जाकर कहो कि जिस राजकुमार को उसने सरोवर के किनारे देखा था वह यहाँ आया हुआ
उपहार मिलने की आशा में वह बुढ़िया तुरंत ऐसा करने के तैयार हो जाती है। वह पद्मावती के पास पहुंची और वह संदेश पद्मावती को देकर शीघ्रता से लौट आई। पूछने पर उसने राजकुमार और मंत्री पुत्र को बताया, मैंने जाकर तुम लोगों की बात गुप्त रूप से उनसे कही। सुनकर उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा और कपूर लगे दोनों हाथों से मेरे दोनों गालों पर कई थप्पड़ मारे। मैं इस अपमान को सहन न कर सकी और दुखी होकर रोती हुई वहाँ से लौट आई। बेटे, स्वयं अपनी आंखों में देख लो, मेरे दोनों गालों पर अभी भी उसके द्वारा मारे गए थप्पड़ों के निशान मौजूद हैं। बुढ़िया द्वारा बताए जाने पर राजकुमार उदास हो गया, किंतु बुद्धिमान मंत्री पुत्र ने उससे एकांत में कहा, तुम दुखी मत हो मित्र। पद्मावती ने बुढ़िया को फटकार कर कपूर से उजली अपनी 10 अंगुलियों की छाप द्वारा तुम्हें यह बताने की कोशिश की है कि तुम शुक्ल पक्ष की 10 चांदनी रातों तक प्रतीक्षा करो। यह रातें मिलने के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर मंत्रीपुत्र राजकुमार और पद्मावती की प्रेम कहानी को सफल बनाने के लिए बाजार में गया और अपने पास का थोड़ा सा सोना बेचकर उससे मिले धन से बुढ़िया को उत्तम भोजन तैयार करवाया और उस वृद्धा के साथ ही भोजन किया। इस तरह 10 दिन बिताकर मंत्रीपुत्र ने उस बुढ़िया को फिर पद्मावती के पास भेजा। बुढ़िया उत्तम भोजन के लोभ में यह कार्य करने के लिए फिर से तैयार हो गई। बुढ़िया ने लौटकर उन्हें बताया, आज मैं यहाँ से जाकर चुपचाप उसके पास खड़ी हो गई। तब उसने स्वयं ही तुम्हारी बात कहने के लिए मेरे अपराध का उल्लेख करते हुए मेरे हृदय पर महावीर लगी अपनी 3 अंगुलियों से आघात किया। इसके बाद मैं उसके पास यहाँ से चली आई। 3 रातें बीत जाने के बाद मंत्री पुत्र ने अकेले में राजकुमार से कहा, तुम कोई शंका मत करो मित्र। पद्मावती ने महावीर लगी 3 अंगुलियों की छाप छोड़कर यह सूचित किया कि वह अभी 3 दिन तक राजमहल में रहेगी। यह सुनकर मंत्री पुत्र ने फिर से बुढ़िया को पद्मावती के पास भेजा। उस दिन जब बुढ़िया पद्मावती के पास पहुंची तो उसने बुढ़िया को उचित स्वागत सत्कार किया, उसे स्वादिष्ट भोजन भी कराया। पूरा दिन वह बुढ़िया के साथ हंसती मुस्कुराती बातें करती रही। शाम को जब बुढ़िया लौटने को हुई तभी बाहर बहुत डरावना शोरगुल सुनाई दिया। हाय हाय, यह पागल हाथी जंजीरें तोड़कर लोगों को कुचलता हुआ भागा जा रहा है। बाहर से मनुष्यों की ऐसी चीख पुकार सुनाई पड़ी। तब पद्मावती ने उस बुढ़िया से कहा, राजमार्ग को एक हाथी ने रोक रखा है, उससे तुम्हारा जाना उचित नहीं है। मैं तुम्हें रस्सियों से बंधी एक पीढ़ा पर बैठाकर उस बड़ी खिड़की के रास्ते नीचे बगीचे में उतार देती हूँ। इसके बाद पेड़ के सहारे बाग की चारदीवारी पर चढ़ जाना और फिर वहाँ से दूसरी ओर के पेड़ पर चढ़ के नीचे उतर जाना, फिर वहाँ से अपने घर चली जाना। यह कहकर एक रस्सी से बंधी पीढ़ी पर बैठाकर उसने बुढ़िया को अपनी दासियों द्वारा खिड़की के रास्ते नीचे बगीचे में उतरवा दिया। बुढ़िया पद्मावती के बताए हुए उपाय से घर लौट आई और सारी बातें जो की थी राजकुमार और मंत्री पुत्र को बता दी। तब उस मंत्री पुत्र ने राजकुमार से कहा, मित्र, तुम्हारा मनोरथ पूरा हुआ। उसने उपयुक्त पूर्वक तुम्हें रास्ता भी बता दिया, इसलिए आज ही शाम को तुम वहाँ जाओ और इसी मार्ग से अपनी प्रिया के भवन में प्रवेश करो। दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए तो कल का वेट करें।